Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं थोरेक्स की एनाटॉमी. किताब का नाम है बीडी चौरासिया और बीडी चौरासिया के वॉल्यूम 1 से आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि बेसिकली है वॉल्स ऑफ थोरेक्स. अच्छा, वॉल्स ऑफ थोरेक्स जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली वी मीन थोरेसिक वॉल प्रॉपर, जिसका मतलब ये है कि इफ आई रिमाइंड यू कि हमारी कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व थी थोरेक्स की वॉल बनाने में. फ्रंट पे एंटीरियर साइड पे स्टर्नम मौजूद है. स्टर्नम से एंटीरियरली और लेटरली और पीछे तक पोस्टीरियरली जाती हैं रिब्स, और रिब्स पीछे जाके अटैच होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री से. सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर बेसिकली मेक्स द थोरेसिक वॉल, यानी कि सामने स्टर्नम, लेटरल साइड पे रिब्स और पोस्टीरियर साइड पे वर्टिब्रल कॉलम. अब ये जो वॉल्स हैं, जो थोरेसिक केज है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, इस पूरे बोनी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वॉल ऑफ थोरेक्स या प्रॉपर वॉल ऑफ थोरेक्स या थोरेसिक वॉल प्रॉपर. अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, यानी एक रिब और दूसरी रिब के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस. इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इसमें इंटरकॉस्टल नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स, फिर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल जो थोरेसिक वर्टिब्री है उसके साथ सिंपैथेटिक चेन चल रही है. सो थोरेसिक वॉल में जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और फीचर्स हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. थोरेसिक वॉल में, थोरेसिक कैविटी में नहीं. थोरेसिक कैविटी में लंग्स हैं वो अलग पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल मीडियास्टिनम है वो अलग पढ़ेंगे. तो कैविटी के अंदर का साजो सामान बाद में पढ़ेंगे. आज का टॉपिक है वॉल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है. सो थोरेसिक वॉल प्रॉपर अभी पढ़ते हैं, लेकिन थोरेसिक वॉल प्रॉपर से पहले आपको मुझे कॉन्सेप्ट ये देना है कि थोरेसिक रीजन में बहुत सारे एक्सट्रिंसिक मसल्स भी हैं. आपको याद है जब मैंने अपर लिम्ब आपको पढ़ाया था तो उसमें एक वीडियो हमने की थी पेक्टोरल रीजन की. पेक्टोरल रीजन में बहुत सारे मसल्स थे, यानी फॉर एग्जांपल जो चेस्ट का रीजन होता है ना, यानी स्टर्नम के साथ यहाँ पे वो कहते हैं ना चेस्ट लगा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज. सो ये वाला जो रीजन होता है दिस इज द पेक्टोरल मसल रीजन. इस पेक्टोरल रीजन के बहुत सारे मसल्स हैं जो किसी और बोन से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो थोरेसिक एरिया में होते हैं, थोरेसिक एरिया में ऑक्यूपाई करते हैं, इस एरिया को कवर करते हैं यहाँ पर, तो वो आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सट्रिंसिक मसल्स थोरेसिक रीजन में होते हैं. सच एज पेक्टोरलिस मेजर जो आपके चेस्ट का फ्रंट पोर्शन है सारा, ट्रेपीजियस, सेरारिस इंटीरियर, पेक माइनर, लैटिसिमस डोर्साई, लिवेरस स्कैपुली, रोम्बाइड माइजर एंड मेनर, सेरारिस पोस्टीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये सारे मसल्स जो कि पेक्टोरल रीजन में एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं कहीं और के, लेकिन चेस्ट में एरिया ऑक्यूपाई करते हैं. इसी तरह कुछ एब्डोमेन के मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल. ये मसल्स एब्डोमेन रीजन के मसल्स हैं बट थोरेक्स में कुछ पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं. ऐसे ही बैक साइड पर देयर इज एन इरेक्टर स्पाइनी मसल जो कि भी थोरेक्स का रीजन बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से ऑक्यूपाई करता है. सो ऑल दीज आर द एक्सट्रिंसिक मसल्स, ठीक है. उसके अलावा यहाँ जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो हम एक्चुअली थोरेसिक वॉल प्रॉपर में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज थोरेसिक वॉल प्रॉपर. जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज मेड अप ऑफ द थोरेसिक केज, और इसका स्केलेटन फ्रेमवर्क आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि सामने होगी स्टर्नम, लेटरल साइड पे होंगी रिब्स और बैक साइड पे पोस्टीरियरली वो रिब्स जाके कंबाइन हो जाएंगी वर्टिब्री के साथ, ठीक है. और रिब्स के बीच में जो स्पेसेस होंगी उनको क्या नाम दिया जाता है? इंटरकॉस्टल स्पेसेस, जिसमें इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल नर्व्स, वेसल्स, लिम्फेटिक्स, ये तमाम चीजें. फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कितनी इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं बॉस, एंटीरियरली यानी फ्रंट साइड पे और पोस्टीरियरली यानी बैक साइड पे. अब देखो फ्रंट साइड पे मुझे आप ये बताएं कि फ्रंट साइड पे रिब्स होती कितनी है. अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रंट साइड पे देयर आर 10 रिब्स ऑन ईच साइड, सो वुड यू से यस और अ नो? इट शुड बी अ यस, बिकॉज जो रिब नंबर 11 है और रिब नंबर 12 है दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. ये पोस्टीरियरली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, यानी दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब नंबर 11 अटैच होगी, लेकिन एक छोटी सी रिब होती है, इसका एंटीरियर एंड स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता. इसी तरह रिब नंबर 12 होती है, सो दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. चूंकि ये सामने आती ही नहीं तो ये दोनों रिब्स सामने काउंट भी नहीं होती. तो सामने टोटल कितनी रिब्स होती हैं? 10. और भाई 10 रिब्स के बीच में स्पेसेस कितनी होंगी? देयर विल बी 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस, यानी फ्रंट साइड पे एंटीरियरली देयर आर 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस, और बैक साइड पे यानी पोस्टीरियरली कितनी इंटरकॉस्टल स्पेसेस होंगी ये पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कितनी रिब्स होती हैं बैक साइड पे. 12 रिब्स. तो 12 रिब्स के बीच में स्पेसेस कितनी होंगी? 11. सो द पॉइंट इज कि फ्रंट साइड पर देयर आर 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस और बैक साइड पर देयर आर एक्चुअली 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस
spaces anteriorly and 11 intercostal spaces posteriorly. With the logic आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों फ्रंट पे 9 है और क्यों बैक पे 11 है. ठीक है. अच्छा, अब हम थोरेसिक वॉल के मैंने आपको बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहली चीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स जैसे कि नाम से जाहिर है दे विल बी बिटवीन द रिब्स. ये 3 लेयर्स में होते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल और उसके बाद है ट्रांसवर्स थोरेसिस. अब जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है और इंटरनल इंटरकॉस्टल है, इनका एक पार्ट तो वो है जो कार्टिलेज के बीच में होगा, एक वो है जो बोन के बीच में होगा. क्या मतलब हुआ इस बात का? सिंपल बात है. देखो ये स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ लगा होता है कॉस्टल कार्टिलेज, उसको मैं ऐसे कलर कर देता हूं, और कॉस्टल कार्टिलेज के पीछे शुरू होता है बोनी पार्ट रिब का. अब ये जो रिब का बोनी पार्ट है ये बैक साइड पे जाके अटैच हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ. ऐसे ही होता है ना. सो ये दूसरी रिब होगी इसके नीचे, ये उसका कार्टिलेजिनस पार्ट होगा और ये उस रिब का अगेन बोनी पार्ट होगा जो कि फिर एक और वर्टिब्री के साथ अटैच हो जाएगा. सो मसल्स जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस में निकलेंगे उन मसल्स का एक पार्ट होगा जो कार्टिलेज और कार्टिलेज के बीच में होगा, इसे हम नाम देंगे इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द मसल, और जो बोन और बोन के बीच में होगा उसे हम नाम देंगे इंटर ऑसियस पार्ट ऑफ द मसल. तो ये बात यहां पे लिखी हुई है कि ईच कंप्राइज ऑफ द इंटर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिस के बीच का पार्ट, और एक है इंटर ऑसियस यानी बोन के बीच का पार्ट. तो ये लाइन एक्चुअली पढ़ के वर्ड्स आपको समझना जरूरी है. ठीक है. तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इनकी डिटेल्स अभी पढ़ते हैं. फिर जो लास्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, दैट इज द ट्रांसवर्स थोरेसिस. ये मसल जो है एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सबकोस्टालिस, इंटरकोस्टालिस मिनिमी एंड स्टर्नोकोस्टालिस. ये भी दिखाता भी हूं डायग्राम पे. सो 3 इंटरकोस्टल मसल्स हैं गाइस जो आपको याद रखने हैं. सबसे बाहर होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, फिर होगा इंटरनल इंटरकोस्टल, और तीसरा जो मसल है जिसका नाम बेसिकली है ट्रांसवर्स थोरेसिस, लेकिन वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में. ठीक है. अब इन मसल्स की थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं इंटरकोस्टल मसल्स की. सबसे पहला मसल कौन सा बताया था? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. इसकी जरा एक्सटेंड सुनिए, ये कहां से कहां तक होता है. जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्यूबरकल ऑफ द रिब पोस्टीरियरली, यानी वर्टिब्रल कॉलम के पास जब रिब निकलती है तो वहां पे जो ट्यूबरकल रीजन है वहां से ये मसल स्टार्ट होता है, एंड इट गोज टू द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एंटीरियरली. कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन का मतलब यह है कि ये रिब जब आगे मूव करेगी और इस रिब का जो बोनी पार्ट है जब वो कार्टिलेजिनस पार्ट में कन्वर्ट होगा तो यहां जो जंक्शन बनता है इसको हम नाम देते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. तो ये मसल यहां पीछे से निकलता है और कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक आता है. कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के बाद, यानी कि जब कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन को आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो कार्टिलेज है ये स्टर्नम पे जाके अटैच होता है. तो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक तो ये मसल चल रहा है, लेकिन कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के बाद यहां पे एक मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. बिटवीन द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एंड द स्टर्नम इट इज रिप्लेस्ड. इट से यहां पर क्या मुराद है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. इट इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सटर्नल और इंटीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन. Posterior end of the muscle is also continuous with the superior costal transverse ligament. अब ये जरा एक डायग्राम देखते हैं और इस बात को समझते हैं. देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इस डायग्राम में लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कहां है. सो दिस इज द स्टर्नम. स्टर्नम के साथ अटैच हो रहे हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस, और ये कॉस्टल कार्टिलेजेस बोन के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, और इनका जो जंक्शन है इस जंक्शन का नाम है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. दिस जंक्शन हियर, दिस जंक्शन हियर. अगर लेफ्ट साइड पे बात करूं तो दिस जंक्शन एंड दिस जंक्शन, ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस कहलाते हैं. ठीक है. तो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से आगे यानी स्टर्नम तक ये वाला जो रीजन है ये मेम्ब्रेन बन जाती है, और कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से पीछे जो ये वाला रीजन है वहां पे एक्चुअली मसल मौजूद होता है. सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल पीछे से शुरू होता है ट्यूबरकल के पास से, और मसल 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 कहां तक आता है? ये मसल कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक. उसके बाद क्या हो जाता है इस मसल का? इट कन्वर्ट्स इनटू अ मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब इंटरनल इंटरकॉस्टल की कहानी जरा सुनिए. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द एंगल ऑफ द रिब. Beyond the angle, it is converted into a membrane which is called posterior intercostal membrane. ये इसकी उलट कहानी है. उलट कहानी क्या है? देखेंगे स्टर्नम है, ये कोस्टल कार्टिलेज है, ये कोस्टल कार्टिलेज है.
स्टर्नम के फॉरन लेटरल साइड से ये मसल स्टार्ट हो गया और ये मसल कहलाता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ये बैक साइड पे एंगल के बाद मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली उल्टी स्टोरी है, यानी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है वो पीछे से मसल 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 कंटिन्यू होता है, आगे आके मेम्ब्रेन बन जाता है, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल है वो आगे से मसल 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 और पीछे जाके मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक है, तो ये नेचर ने इस तरह आपकी पैकेजिंग की है। जो आगे मेम्ब्रेन बनती है उसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन, और जो पीछे बनती है उसे नाम देते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो तीन पार्ट्स थे ये जो थोरैसिस ट्रांसवर्स, ये जो मसल हमने तीसरा पढ़ा था ट्रांसवर्सिस थोरैसिस, और बताया था कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं। उन तीन पार्ट्स की स्टोरी क्या है? सबकोस्टैलिस इज कन्फाइंड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर इंटरकोस्टल स्पेसिस ओनली, या अपर इंटरकोस्टल स्पेसिस में नहीं होता ये मसल। ठीक है। अच्छा जी, इंटरकोस्टैलिस मिनिमी इज कन्फाइंड टू द मिडल 2/3 ऑफ ऑल इंटरकोस्टल स्पेसिस। यानी अगर हम डायग्राम देखें, देयर वाज अ ब्यूटीफुल डायग्राम जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है। सो ये पूरी देखें रिब का रीजन है, यहां से रिब स्टार्ट होगी, ये पूरा कर्वेचर और यहां तक आगे स्टर्नम तक, दिस इज स्टर्नम, यहां तक रिब आएगी। तो मिडल 2/3 में ये सबसे अंदर जो मसल मौजूद होता है इसे कहते हैं इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल या इंटरकोस्टैलिस मिनिमी। ठीक है। सो ये मिडल 2/3 में होता है। देखें पीछे की साइड पर ये नहीं है, आगे की साइड पर ये नहीं है, सिर्फ मिडल रीजन ऑफ द रिब में है दोनों साइड्स पे। सो इस मसल के बारे में ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। देन द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स थोरैसिस इज स्टर्नोकोस्टैलिस। इट इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर इंटरकॉस्टल स्पेसिस। यानी स्टोरी ये है कि जो सबसे इंटरनल मसल की लेयर है थोरैसिस ट्रांसवर्सिस या ट्रांसवर्सिस थोरैसिस, इस मसल के तीन पार्ट्स हैं। एक पार्ट वो है जो रिब्स के बैक साइड पे होता है, उसका नाम है सबकोस्टैलिस, लोअर रिब्स के। एक वो है जो रिब्स के एंटीरियर पार्ट पे होता है, अपर रिब्स के, वो स्टर्नोकोस्टैलिस है। और एक वो है जो रिब्स के मिडल 2/3 में होता है तमाम रिब्स के, वो है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल। तो बेसिकली तीन मसल्स हैं भाई। पहला मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, दूसरा मसल, इफ आई रब इट एंड रीडू दिस होल थिंग अगेन, सो देयर आर 3 मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल सबसे बाहर, इंटरनल इंटरकॉस्टल मिडल में, और ट्रांसवर्स थोरैसिस सबसे अंदर। और ट्रांसवर्स थोरैसिस के फिर 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। तो वी हैव डिस्कस दिस, और आगे अब बात को बढ़ाते हैं। Now, direction of the fibers is important. जो external intercostal है, इसके muscle के fibers they run downward, forward, and medially. So if you look at the diagram here, that's an important diagram. Let me clean it a little bit so that you can have a better view. External intercostal muscle कौन सा है? वो muscle जो आगे आके membrane बनाता है ना? इसके देखें fibers जो हैं वो किस तरह आ रहे हैं? Downward and medially. So this is the direction of the fiber of external intercostal. जो internal intercostal है, इसका बिल्कुल opposite चलता है। इट मूव्स आउटवर्ड लेटरली अपवर्ड। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एंड द फाइबर्स ऑफ द ट्रांसवर्स थोरैसिस आर एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन एज द इंटरनल इंटरकॉस्टल। ओके। नर्व सप्लाईज इन मसल्स की कहां से होती है? ऑल द मसल्स आर सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, सो दे आर सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स ऑफ द स्पेस व्हिच दे लाइन इन। फॉर एग्जांपल, सेकंड intercostal muscle will be supplied by second intercostal nerve. Okay, that's the rule of thumb. इनका एक्शन क्या है? जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनका बेसिकली दे आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स हेल्प ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ओके, सो दिस इज द मेन मसल। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है इन मसल्स की कि अगर ये मसल्स ना होते तो जो रिब्स हैं वो इंस्पायरेशन के दौरान बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स जा सकती थी, डी शेप हो सकती हैं, और इंस्पायरेशन के दौरान बहुत ज्यादा अंदर तक जा सकते। उनको एक शेप में रखने के लिए ये मसल्स जरूरी हैं, और फिर ये मसल्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में भी। दैट्स एन इंपॉर्टेंट टेबल टू अंडरस्टैंड कि ओरिजिन और इंसर्शन क्या है। 3 मसल्स हैं, बार बार बता रहा हूं। देयर आर 3 इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, और थर्ड मसल है ट्रांसवर्स थोरैसिस जिसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है वो सबसे बाहर की तरफ है। कहां से ओरिजिनेट होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव, और कहां इंसर्ट होता है? आउटर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। यानी अगर आप ये डायग्राम देखो, सो दिस इज द रिब व्हिच इज ऑन द अपर पोजीशन, सो दिस इज द अपर रिब, एंड दिस इज द रिब व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द लोअर पोजीशन, सो दैट बेसिकली इज द लोअर रिब। ओके। अब
सबसे बाहर जो मसल है, दिस मसल विल बी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, और ये कहां से निकल रहा है और कहां अटैच हो रहा है, सो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, ओके। इसी तरह ये सेकंड है इंटरनल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, और सबसे एंड में है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल, ओके। सो इनकी अटैचमेंट ऊपर वाली रिब से होती है और नीचे वाली रिब पे आके ये अटैच हो जाते हैं। सो बेसिकली इन सब में यही लिखा हुआ है, एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस। ये जो मसल है स्टर्नोकोस्टालिस, ये सिर्फ रिब से नहीं निकलता बल्कि ज़ीफॉइड प्रोसेस से, स्ट्रार्नम से, डिफरेंट और एरिया से भी निकलता है। सो गो थ्रू दिस टेबल, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टेबल। बट ऑल दिस डिस्कशन, मसल कहां से निकल रहा है, मेम्ब्रेन कहां बन रहा है, फाइबर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ, ओके। अब बात करते हैं इंटरकॉस्टल नर्व्स की। अच्छा, अब जो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, सबसे पहले जरा कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरकॉस्टल नर्व्स बेसिकली हैं क्या। सो दीज आर द वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ थोरैसिक 1 टू थोरैसिक 11 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, आफ्टर द डॉर्सल रेमस हैज बीन गिवन ऑफ। और जो 12th थोरैसिक नर्व होगी, द एंटीरियर प्राइमरी रेमस ऑफ द 12th थोरैसिक नर्व फॉर्म्स द सबकॉस्टल नर्व, तो वो एक अलग से नर्व बनाएगा विच इज सबकॉस्टल। और शुरू की जो 11 यानी 1 to 11 thoracic nerves हैं, उनके वेंट्रल प्राइमरी रेमाई को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल नर्व्स। अब ये बात क्या है वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, व्हाट डज दैट बेसिकली मीन? आपको डायग्राम में समझाता हूं। पहले भी ये डायग्राम आपको मैंने दिखाई है जब वी वर डिस्कसिंग द नर्वस सिस्टम जनरल एनाटॉमी में, और आज एक दफा दोबारा समझते हैं कि व्हाट इज इंटरकॉस्टल नर्व और ये वेंट्रल प्राइमरी रेमस का फंडा बेसिकली है क्या। बॉस देखो, ये है स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, और स्पाइनल कॉर्ड में देयर इज अ पोस्टीरियर या डॉर्सल हॉर्न, देयर इज एन एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न और लेटरल हॉर्न थोरैसिक रीजन में। अब जो पोस्टीरियर हॉर्न है उससे पोस्टीरियर रूट इमर्ज होती है, सो दैट इज द पोस्टीरियर या डॉर्सल रूट, दिस इज द वेंट्रल रूट, और डॉर्सल रूट में देयर इज अ गैंग्लियन व्हिच इज कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलकर ट्रंक बनाते हैं किसी भी नर्व का, सो दैट इज द ट्रंक ऑफ द नर्व। और ये ट्रंक फिर देखें फौरन डिवाइड हो जाता है इनटू द डॉर्सल प्राइमरी रेमस, दिस थिंग इज डॉर्सल प्राइमरी रेमस, एंड द एंटीरियर या वेंट्रल प्राइमरी रेमस, सो दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल। सो ये जो वेंट्रल प्राइमरी रेमस है बेसिकली ये वाला पार्ट, ये चीज, दिस इज द इंटरकॉस्टल नर्व, और ये कहां से कहां तक होती है, फ्रॉम थोरैसिक स्पाइनल नर्व 1 टू थोरैसिक स्पाइनल नंबर 11। क्योंकि जो 12th थोरैसिक स्पाइनल नर्व है उसको हम इंटरकॉस्टल नहीं, उसको हम सबकॉस्टल नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो रिब्स के बीच में नहीं है, वो रिब के नीचे है 12, सो दिस इज नॉट बिटवीन द टू रिब्स बट बिलो द 12th रिब, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सबकोस्टल। तो बेसिकली आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा यहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूं सो दैट यू मास्टर इट। डॉर्सल हॉर्न से निकलता है डॉर्सल रूट, वेंट्रल से निकलता है वेंट्रल रूट, डॉर्सल और वेंट्रल रूट मिलकर ये चीज बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं ट्रंक। ट्रंक डिवाइड हो जाता है डॉर्सल प्राइमरी रेमस और वेंट्रल प्राइमरी रेमस में, यानी ये जो वेंट्रल प्राइमरी रेमस है इसका दूसरा नाम है इंटरकॉस्टल नर्व, फ्रॉम थोरैसिक नर्व 1 टू थोरैसिक नर्व 11, ठीक है। अब ये जो वेंट्रल प्राइमरी रेमस है, या अब मैं इसको कह सकता हूं जो इंटरकॉस्टल नर्व है, ये इंटरकॉस्टल नर्व इफ यू नोट इट डाउन, शुरू में ये बात नोट करें, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया की चेन है, इसके साथ कनेक्टेड होता है। देखें दो कनेक्शंस हैं, एक कनेक्शन का नाम है ग्रे रेमस कम्युनिकेशन और दूसरा है व्हाइट रेमस, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। सो द इंटरकॉस्टल नर्व इज कनेक्टेड टू दी सिंपैथेटिक चेन, और फिर ये इंटरकॉस्टल नर्व लेटरली जाती है और फिर फॉरवर्ड मूव करती है, एक लेटरल मेजर ब्रांच देती है विच इज कॉल्ड लेटरल कुटेनियस ब्रांच। इसमें से प्लूरा को ब्रांच निकलती है, इसमें से देयर आर सो मेनी मस्कुलर ब्रांचेस जो इंटरकॉस्टल मसल्स और अदर मसल्स इन द थोरैसिक वॉल को सप्लाई करेगी। पेरियोस्टियल ब्रांच है रिब्स की, पेरियोस्टियम को सप्लाई करेगी, और फिर एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच है जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरैसिक वॉल को सप्लाई करेगी। सो बेसिकली जो इंटरकॉस्टल नर्व निकली वो इंटरकॉस्टल नर्व लेटरल ब्रांच दे रही है, मस्कुलर ब्रांचेस दे रही है और एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच दे रही है। सो दैट इज अ वेरी गुड डायग्राम टू हैव द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज इंटरकॉस्टल नर्व और किस तरह वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक है। अब जरा इसका टेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर दी टिपिकल डिवीजन। सो ये बात समझ में आ गई कि वेंट्रल प्राइमरी रेमस क्या चीज होती है, थोरैसिक स्पाइनल नर्व 1 से लेके 11 तक आर कॉल्ड द इंटरकॉस्टल, और जो 12th है उसको हम नाम देते हैं सबकॉस्टल, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब द लोअर 5 सब इंटरकॉस्टल नर्व्स, जो आखिरी की
5 इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, दैट इज फ्रॉम 7 to 11th नंबर्स, ऑल्सो सप्लाई द एब्डोमिनल वॉल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड थोरैको एब्डोमिनल, क्योंकि थोरैक्स को भी सप्लाई कर रही हैं, एब्डोमेन को भी सप्लाई कर रही हैं, ठीक है. द रिमेनिंग नर्व्स विच इज 3rd to 6th, दे टिपिकली सप्लाई ओनली द थोरैसिक वॉल, इसीलिए इनको कहते हैं टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स. और जो सबकॉस्टल नर्व है, जो नंबर 12th नर्व थी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एब्डोमिनल वॉल एज वेल एज टू द स्किन ऑफ बटक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. वीडियो को रोक के रिवाइंड करके दोबारा देखें अगर बात आपको हजम नहीं हुई, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और एग्जाम में आपका इससे सामना हो सकता है, ठीक है. अच्छा, कोर्स इंटरकॉस्टल नर्व रन्स इन द कॉस्टल ग्रूव. जो रिब्स हैं, रिब्स के नीचे पोस्टीर, ये अगर इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो दिस इज द रिब हियर, और रिब का जो इंफीरियर साइड है यहां पे ये कहलाता है कोस्टल ग्रूव. तो कोस्टल ग्रूव में ये मिडल लेयर ऑफ द मसल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मसल के बीच में ये नर्व होती है, और इसका ऑर्डर ये होता है कि सबसे ऊपर होती है वेन, फिर आर्टरी, फिर नर्व. सो वेन, आर्टरी और नर्व कहां होती है? रिब के इंफीरियर साइड पे जो ग्रूव मौजूद है उसमें. और किन मसल्स की लेयर के बीच में? मिडल लेयर ऑफ द मसल एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मसल. मिडल लेयर ऑफ द मसल का नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल या इंटरकोस्टाले इंटिमे. सो ये लोकेशन और कोर्स आपको याद होना चाहिए. एक और डायग्राम दिखाता हूं, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. यहां पे भी ये कोर्स नजर आ रहा है कि ये नर्व किस तरह ट्रैवल करती है. सो लुक हियर, यहां से ये नर्व, ये वेंट्रल प्राइमरी रैमस है, या इसको आप इंटरकॉस्टल नर्व कह लीजिए. देखेंगे यहां मसल्स के बीच में आ गई ना, और ये मसल किन मसल्स के बीच में है? एक इनर मोस्ट मसल है और फिर ये मेम्ब्रेन है इंटरनल इंटरकॉस्टल की. इन दो लेयर्स के बीच में चलते 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 लेटरली मूव कर रही है, लेटरल कुटेनियस ब्रांच दे दी और आगे आके एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच दे दी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज द कोर्स इज रिमेंबर्ड. रिलेशंस भी हमने डिस्कस कर ली है कि इंटरकॉस्टल आर्टरी, उसके साथ क्या है? सबसे ऊपर वेन होगी, फिर आर्टरी होगी, फिर नर्व होगी. दैट इज the relation in the costal groove, ठीक है. All this we have already covered. Now the branches, there are muscular branches to obviously intercostal muscles, और जो nearby muscles हैं, transverse thoracic and serratus posterior. Collateral branches निकलती हैं, sensory branches to the periosteum of the rib, to the parietal pleura. ये अभी किया ना हमने discuss कि it gives off pleural branch, it gives off periostal branch, muscular branches. So सारी branches वही यहाँ पे लिखी हुई हैं. Communicating branches, they are all communicating with each other. Each nerve is connected to the thoracic sympathetic चेन. ये मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रे रेमस कम्युनिकेंस और व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस से थोरैसिक चेन के साथ कम्युनिकेट करता है. सो इट एस्टैब्लिशेस अ गुड कम्युनिकेशन विद द सिंपैथेटिक ट्रंक. ओके, तो इंटरकॉस्टल नर्व्स के हवाले से ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जो इंटरकॉस्टल नर्व्स से पर्टेनिंग है. फॉर एग्जांपल, इरिटेशन ऑफ इंटरकॉस्टल नर्व्स कॉजेस सीवियर पेन. ऑब्वियसली किसी भी नर्व की इरिटेशन कॉजेस पेन, which in particular in the thoracic nerve is known as root pain या girdle pain. ठीक है. Herpes virus may cause infection to the intercostal nerves. This is very important. Intercostal nerves are prone to herpes virus infection. If herpes infection is in the second thoracic nerve, so it also supplies to the brachial part, मीडियल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करता है, इसीलिए वहां पे पेन हो सकता है अगर सेकंड थोरैसिक नर्व इन्वॉल्व होती है वाया हर्पीस वायरस इन्फेक्शन. ठीक है. थोरैसिक आर्टरी, ये हम बात करेंगे जब आर्टरी डिस्कस करेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्व्स के हवाले से कि पस फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम बिकॉज ऑफ एनी रीजन, से फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस और एनी अदर इन्फेक्शन, किसी भी वजह से अगर पस है वर्टिब्रल कॉलम में, सो इट कैन फॉलो द ट्रैक वाया द वैस्कुलर बंडल. जरा ये डायग्राम देखिए, देखें ये है इंटरकॉस्टल नर्व. इंटरकॉस्टल नर्व यहां से जब मेन ट्रंक ऑफ द नर्व एग्जिट करता है, सो ये एक लोकेशन है जहां पर पस एक्यूमुलेट हो सकता है. फिर जो डॉर्सल या पोस्टीरियर प्राइमरी रेमस जहां पे पियर्स कर रहा है मसल्स को और फेशिया को, यहां पे ये एक्यूमुलेट कर सकता है. फिर जो इंटरकॉस्टल नर्व लेटरल कुटेनियस ब्रांच देती है वहां से ड्रेन कर सकता है, और एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच वहां पे ड्रेन कर सकता है पस. तो बेसिकली पस को फ्लो होने के लिए या एक्यूमुलेट होने के लिए रास्ता चाहिए होता है. सो ये फॉलो करता है जहां जहां से न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स गुजर रहे हैं, सो पस फॉलो करेगा, और जहां उसको एग्जिट मिलेगा, यानी जहां से कोई नर्व एग्जिट करेगी वहां से वो पस एग्जिट करेगा एंड इट कैन एक्यूमुलेट. सो ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे पस एक्यूमुलेट हो सकता है. एट द एग्जिट ऑफ द डॉर्सल एंड प्राइमरी, डॉर्सल प्राइमरी एंड वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, फिर डॉर्सल प्राइमरी रेमस का एग्जिट, फिर लेटरल
कुटेनियस ब्रांच और फिर एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जहां पे पस एक्यूमुलेट हो सकता है। वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन, जब वेन पढ़ेंगे तब ये बात आपको समझाता हूं। तो इंटरकॉस्टल नर्व्स के लिए ये तमाम जो बातें अभी बताई मस्ट मास्टर स्टफ, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, वेरी हाई यील्ड स्टफ, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टिपिकल इंटरकॉस्टल स्पेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं उसके बारे में अब तक तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट एक्चुअली आर द इंटरकॉस्टल स्पेसेस। इट इज द नेम ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू रिब्स। सो अगर एक रिब यूं ऊपर है और दूसरी रिब उसके नीचे है, सो उनके बीच में ये जो सारा स्पेस है, दैट इज व्हाट वी कॉल एन इंटरकॉस्टल स्पेस। सो दैट नाउ मेक्स सेंस टू यू, ओके। इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी? देयर इज ऑब्वियसली अ सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री, एन एंटीरियर बॉर्डर या बाउंड्री या पोस्टीरियर। और अगर आपने इस टॉपिक को समझ के पढ़ा है, सो this all should make sense to you. For example, what will be the superior boundary of an intercostal space? So if you look at the diagram, ये जो diagram जहाँ पे intercostal space बड़े अच्छे तरीके से दिखाई हुई है, so this one, let me erase and clean this a little bit. So all this area that actually is the intercostal space, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे रिब मौजूद है, इसके नीचे यहाँ पे रिब मौजूद है और दो रिब्स के बीच में intercostal space है। और intercostal space की अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरकॉस्टल स्पेस की बात करता हूं, सो दिस ऑब्वियसली इज द सुपीरियर पार्ट एंड दिस ऑब्वियसली इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरकॉस्टल स्पेस। तो सुपीरियरली जो इसका बॉर्डर है वो इस ग्रूव की लोअर बॉर्डर है और जो इंफीरियर बॉर्डर है वो इस रिब का अपर बॉर्डर है। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि सुपीरियर बॉर्डर क्या होगा, इंफीरियर बॉर्डर क्या होगा। और इसके अलावा फ्रंट पे यानी एंटीरियर मार्जिन पे एंटीरियर बॉर्डर क्या होगा? इट्स गोना बी द स्टर्नम, क्योंकि एंटीरियर साइड पे स्टर्नम इज सम स्ट्रक्चर जिसपे ये कॉस्टल कार्टिलेजेस अटैच होते हैं। सो जो पूरी इंटरकॉस्टल स्पेस है, एक कॉस्टल कार्टिलेज ये है, दूसरा कॉस्टल कार्टिलेज ये है। सो इंटरकॉस्टल स्पेस आकर एंटीरियरली कहाँ लिमिट हो जाएगी? स्टर्नम पे। इसी तरह पोस्टीरियरली ये कहाँ पे लिमिट हो जाएगी? एट द वर्टिब्रल कॉलम। सो सुपीरियर बॉर्डर इज द अपर बॉर्डर ऑफ द कोस्टल ग्रूव, inferior border is basically the blunt upper border of the rib below, anteriorly it is the sternum and posteriorly it is the thoracic vertebrae. So it's easy to remember stuff. कॉन्टेंट्स क्या क्या हैं इंटरकॉस्टल स्पेसिस के? इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इसमें इंटरकॉस्टल आर्टरीज और वेन्स हैं। अच्छा, एंटीरियर साइड पे दो आर्टरीज होती हैं और पोस्टीरियर साइड पे एक इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है, ठीक है। सो टू इंटरकॉस्टल आर्टरीज एट द एंटीरियर साइड एंड वन इंटरकॉस्टल आर्टरी एट द पोस्टीरियर साइड अभी पढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली द नर्व और उसके कोलेटरल ब्रांचेस। सो ये स्ट्रक्चर्स याद करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इंटरकॉस्टल मसल्स हम पढ़ चुके हैं, इंटरकॉस्टल नर्व हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं इंटरकॉस्टल आर्टरीज की क्या डिटेल्स हैं जो हमें याद रखनी है। नाउ ईच इंटरकॉस्टल स्पेस कंटेन्स one posterior intercostal artery and two anterior। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बार बार इसको जोर दे के बोल रहा हूं कि एक इंटरकॉस्टल आर्टरी होगी पोस्टीरियर साइड पर, यानी देखो इंटरकॉस्टल स्पेस जो है, ये डायग्राम तो याद है ना कि देयर इज एन स्टर्नम, स्टर्नम से रिब निकल रही है और पोस्टीरियर साइड पे जाके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही है। ये दूसरी रिब निकल रही है, ये दूसरे वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्री से जाके अटैच हो रही है। तो ये जो बेसिकली पूरी इंटरकॉस्टल स्पेस है ये पोस्टीरियर साइड से शुरू होकर एंटीरियर साइड तक आती है। तो पोस्टीरियर साइड ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस पे एक आर्टरी है और एंटीरियर साइड ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस में दो आर्टरीज हैं, ठीक है। तो ये बात बार बार याद रखनी है। इसी तरह हम इसको डिस्कस भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, फिर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पोस्टीरियर कितनी इंटरकॉस्टल स्पेसेस थी? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियरली देयर आर 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस। उसका रीजन ये है कि पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम के साथ 12 रिब्स अटैच्ड हैं। जब 12 रिब्स होंगी तो 12 रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेसेस कितनी होंगी? 11। तो चूंकि 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं तो इसी तरह 11 आर्टरीज भी हैं पोस्टीरियर साइड पर, ठीक है। ऑन ईच साइड, वन इन ईच स्पेस। हर इंटरकॉस्टल स्पेस में पोस्टीरियर साइड पर एक आर्टरी मौजूद है, ओके। नाउ द फर्स्ट and the second posterior intercostal arteries arise from the superior intercostal artery which basically is from the subclavian arterial system। फिर इसके बाद जो थर्ड से लेके 11 तक जितनी भी posterior side पे arteries हैं they are directly arising from the descending aorta।
ठीक है, यानी अगर इस डायग्राम में आप देखें, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो ये सारी जो है दीज आर ऑल द इंटरकॉस्टल आर्टरीज, और ये आर्टरी नंबर 3 से लेके आर्टरी नंबर 11 है, जो कि डायरेक्टली ये डिसेंडिंग एओर्टा है। डिसेंडिंग एओर्टा से राइट और लेफ्ट पे ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। चूंकि डिसेंडिंग एओर्टा थोड़ा सा डेविएटेड होता है, मिड लाइन में नहीं होता, इसीलिए राइट साइडेड आर्टरीज जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं लेफ्ट साइडेड आर्टरीज से। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि शुरू की 2 पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो हैं वो सब क्लेवियन सिस्टम से निकलती हैं, और फिर 3rd से लेके 11 तक जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं वो निकलती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, नाउ द कोर्स एंड रिलेशंस, दिस इज अ लिटिल अनइम्पॉर्टेंट थिंग, इतना ज्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो बहुत पूछा जाता है। इंटरकॉस्टल स्पेस में आर्टरी का रिलेशन क्या है? सो इट्स ऑलवेज द वेन, आर्टरी एंड द नर्व इन द इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी कि जो आर्टरी है इट इज सैंडविच बिटवीन द वेन एंड द नर्व। ये बात हमने इस चैप्टर में बार बार डिस्कस की है। ओके, दिस इज अनदर डायग्राम टू शो यू, दिस इज द थोरैसिक एओर्टा, ये पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी बता रहे हैं किस तरह से है, और फिर आगे जब आएंगे तो ऑब्वियसली दीज आर द 2 anterior intercostal arteries. So 2 anterior intercostal and 1 posterior always there. Okay, so that these were important diagrams. That's all about the posterior इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेस में किन किन चीजों को सप्लाई करती हैं? दे सप्लाई ऑब्वियसली ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंटरकॉस्टल स्पेसेस। फॉर एग्जांपल, इट सप्लाई मस्कुलर ब्रांचेस, इट सप्लाई स्किन ओवर द इंटरकॉस्टल स्पेसेस, द वर्टिब्रा व्हिच आर नेबरिंग, एंड द कोलेटरल ब्रांचेस आर देयर व्हिच सप्लाई द रिब्स एज वेल, अपर एंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस. All the muscles which are accompanying intercostal muscles, for example, serratus. So nothing special. Intercostal arteries which are present in the posterior side of the intercostal space supply all the neighboring structures. ठीक है? It also gives mammary branches, in fact, to the mammary gland, which arises typically from 2nd, 3rd, and 4th posterior intercostal arteries. ठीक है? और it also gives branches to the bronchial system. Lungs की तरफ भी ये branches भेजते हैं via the right side 3rd posterior intercostal artery. So all the branches are important for you to remember. और termination, अब ये देखो स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ रिब निकल रही है, और ये है वर्टिब्री, और ये दूसरी रिब है, और ये है दूसरी वर्टिब्री, इसके बीच में ये इंटरकॉस्टल स्पेस है। तो ये आर्टरी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और आगे आती है, यहाँ पे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होगा, यहाँ तक पहुंच के ये एनास्टोमोस करती है एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी के साथ, ठीक है। सो इसकी टर्मिनेशन है, ईच पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी एंड्स एट द लेवल ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बाय एनास्टोमोसिंग विद अपर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। सो एनास्टोमोसिस करके ये एंड हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बॉस वो ये हैं कि पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी नंबर 1 एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी नंबर 2 निकलते हैं सबक्लेवियन सिस्टम से, फिर 3 से लेके 11 तक निकलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा से। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, हर इंटरकॉस्टल स्पेस में देयर इज 1 पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, और टोटल ये कितनी होती हैं? दे आर टोटल 11 इन नंबर, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे इंटरकॉस्टल स्पेसेस भी 11 होती हैं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज की। एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज आर 2 इन नंबर, और ये बात मैं बार बार आपको इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं। देयर आर 2 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ठीक है, और ये अराइज होती हैं फ्रॉम द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से निकलती हैं और कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोस करती हैं। सो इफ फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज स्टर्नम, देयरफॉर दिस इज द एंटीरियर साइड, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, देयरफॉर दिस इज द पोस्टीरियर साइड, और ये है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से 2 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज निकल रही हैं जो एनास्टोमोस कर रही हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी के साथ। सो दैट्स ऑल। ज्यादातर चीजें जो इंटरकॉस्टल स्पेस में होती हैं दे आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, क्योंकि द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज are longer and therefore they have a major share in supplying the intercostal structures. Okay, अब बात करते हैं कुछ इंटरकॉस्टल वेन्स की। लेट्स नाउ डिस्कस के इंटरकॉस्टल वेन्स जो हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या है। सो जैसे आर्टरीज थी, एंटीरियर साइड पे आर्टरीज थी, वो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कहलाती थी, दे वर 2 इन नंबर,
और वो इंटरनल थोरैसिक से ड्राइव हो रही थी। इसी तरह पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी एक थी और वो ड्राइव हो रही थी आइदर फ्रॉम द सबक्लेवियन सिस्टम और डायरेक्टली फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा। इसी तरह जो वेनस ड्रेनेज है वो भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। देयर इज एन एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेनस सिस्टम और ये जो है दैट बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड टू द आर्टरीज और ये अल्टीमेटली ड्रेन करता है इनटू द इंटरनल थोरैसिक वेनस सिस्टम। ठीक है, सो एंटीरियर साइड से इट ऑल गोज एज फॉर द आर्टरीज similar branches almost to the internal thoracic venous system। लेकिन जो posterior intercostal veins हैं उनका ड्रेनेज काफी इंटरेस्टिंग है और उनका ड्रेनेज जो है वो दिस इज द डायग्राम दैट वी विल स्पेंड सम टाइम ऑन। ये पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स का ड्रेनेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइट साइड पे अलग पैटर्न है और लेफ्ट साइड पे अलग पैटर्न है। एंटीरियर सिस्टम इजी है। एंटीरियर जो इंटरकॉस्टल वेन्स हैं वो अकम्पनिंग जैसे आर्टरीज थी वैसे वो वेन्स ड्रेन कर देती हैं इंटरनल थोरैसिक वेन्स में और राइट और लेफ्ट दोनों एक ही तरह से ड्रेन करती हैं। लेकिन पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स अगर हम राइट साइड की बात करें तो जो फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन है, और अब मैं जब बार बार इंटरकॉस्टल वेन कहूंगा सो दिस इज अंडरस्टूड कि मैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑल दिस डायग्राम इज बेसिकली डिपिक्टिंग द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेनस ड्रेनेज। ओके, सो फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन राइट साइड पर ड्रेन करती है डायरेक्टली इनटू द ब्रैकियोसेफेलिक वेन। राइट ब्रैकियोसेफेलिक में डायरेक्टली ड्रेन कर रही है। ठीक है, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों इंटरकॉस्टल वेन्स पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स मिलके बनाती हैं राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन और ये राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन ड्रेन करती है एजाइगस वेन में। दिस इज द एजाइगस वेन। ओके, अच्छा फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी की सारी कितनी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स होंगी? 11, क्योंकि 11 ही पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज थी, 11 ही पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं। सो ये 5 से लेकर 11 तक सब के सब डायरेक्टली ड्रेन करते हैं डायरेक्टली इनटू एजाइगस वेन। ठीक हो गया, तो राइट साइड पे दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन राइट साइड की ड्रेन करती है डायरेक्टली इनटू द राइट ब्रैकियोसेफेलिक। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मिलकर बनाते हैं राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल, वो ड्रेन करती है एजाइगस में। फिर फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सब के सब डायरेक्टली ड्रेन करते हैं एजाइगस वेन में। ये स्टोरी थी राइट साइड की। लेफ्ट साइड की स्टोरी कुछ यूं है कि जो फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन है लेफ्ट साइड की, ऑब्वियसली पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, वो डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मिलकर बनाते हैं लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल, वो भी ड्रेन करती है इनटू लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक। फिर 5, 6, 7 और 8 ये इंटरकॉस्टल वेन्स ड्रेन करती हैं सुपीरियर हेमीजाइगस या एसेसरी हेमीजाइगस में। 9, 10 और 11 ड्रेन करते हैं इंफीरियर हेमीजाइगस में। तो ये अलग पैटर्न है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड। ओके, दैट्स लुक्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन द डायग्राम टू रिमेंबर कि राइट साइड पे किस तरह ड्रेनेज है, लेफ्ट साइड पे किस तरह ड्रेनेज है। चूंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जामिनर्स का काफी फेवरेट टॉपिक है। इस टेबल में इन्होंने इसको समराइज भी किया है कि राइट साइड पर क्या ड्रेनेज सिस्टम है और लेफ्ट साइड पर क्या है। फर्स्ट वेन राइट साइड पे कैसे ड्रेन कर रही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस डायग्राम में। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स का ड्रेनेज काफी मजेदार है। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं एजाइगस वेन को समझने में, हेमीजाइगस वेन को समझने में और इनके बारे में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता होनी चाहिए। देखो एजाइगस वेन जो है, ये जो पूरा एजाइगस वेनस सिस्टम है दैट्स बेसिकली अ बाईपास सिस्टम। अगर मैं राइट साइड पे एजाइगस वेन को देखूं सो इट्स कनेक्टिंग द सुपीरियर वेना केवा, हियर इज द सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। सो दिस वेन, एजाइगस वेन, दिस लॉन्ग वेन इज कनेक्टिंग द टू केवल सिस्टम्स। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान एक कनेक्शन है। ठीक है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट केवल कनेक्शन। और ये जनरेट, ये एजाइगस वेन बनती किन चीजों से है? ये 3 वेन से बनती है। राइट सबकॉस्टल वेन, lumbar एजाइगस वेन which is this one and right ascending lumbar, ये 3 वेन्स मिलती हैं और बनाती हैं एजाइगस वेन। और एजाइगस वेन असेंड करती है और अल्टीमेटली ड्रेन करती है इन सुपीरियर वेना केवा। और ड्रेन करने से पहले इट रिसीव्स अ लॉट ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स। किस तरह वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो कहानी है राइट साइड की। लेफ्ट साइड पर
ये जो एजाइगस, एक्चुअली वर्ड एजाइगस जो है, एजाइगस का मतलब ही है अनपेयर्ड, यानी इसका कोई पेयर नहीं है। दिस इज अ सिंगल वेन, और बिल्कुल ऐसे ही है। राइट साइड पे ये कंटिन्यूअस एजाइगस वेन है, लेकिन लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो ये दो में एक्चुअली डिवाइड हो जाती है, दो मिरर इमेजेस में। एक ये ऊपर वाली है जिसको हम नाम देते हैं एक्सेसरी हेमीजाइगस, इसको सुपीरियर एजाइगस भी कहा जाता है लेफ्ट साइड की, और ये एक नीचे वाली है जिसका नाम है हेमीजाइगस। सो ये जो हेमीजाइगस है ये भी बनती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द लेफ्ट असेंडिंग लंबार, लेफ्ट सबकोस्टल, बिल्कुल जैसे राइट साइड पे एग्जैक्टली वैसा ही मिरर इमेज है लेफ्ट साइड पर, और ये तीन वेन्स मिलके बनाती हैं। अब इसको हम एजाइगस नाम नहीं दे रहे, इसको हम नाम दे रहे हैं हेमीजाइगस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। दिस इज हेमीजाइगस, हाफ एजाइगस या इंफीरियर एजाइगस ऑन द लेफ्ट साइड। और ये जो ऊपर वाली है विच इज रिसीविंग venous drainage from posterior intercostal vein number 5, 6, 7 and 8, this is called accessory hemi। अब ये accessory hemiazygous और hemiazygous ये दोनों ड्रेन करते हैं एजाइगस वेन में अल्टीमेटली। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेफ्ट साइड पे दोनों हेमीजाइगस वेन्स का सुपीरियर वेना केवा में डायरेक्ट कोई ड्रेनेज नहीं है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ओके। ये दोनों लेफ्ट साइड की जो वेन्स है, हेमीजाइगस accessory and the hemiazygous which is on the inferior side, both of them drain actually in the azygous vein। so ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं यहाँ पे 3 स्टार बना देता हूँ जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो। चलो 4 बना देता हूँ यार, और मेरी छोटी बेटी मेरे साथ बैठी, वो कह रही सब पापा 5 बनाए, तो 5 बना देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ओके। सो दैट्स एन एक्सट्रीमली हाई यील्ड डायग्राम टू रिमेंबर। सो एजाइगस वेन, हेमीजाइगस वेन, एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन, ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया। इस पर यहाँ नीचे अलग से इन्होंने टेक्स्ट भी दिया और यही सारी बातें लिखी हैं, तो इसको आप खुद से पढ़ लेंगे। एजाइगस वेन ड्रेन्स द थोरैसिक वॉल एंड द अपर लंबार रीजन एंड ऑल दैट। एजाइगस मीन अनपेयर्ड, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। किस तरह बनती है, 3 वेन से मिलकर बनती है। लंबर एजाइगस, राइट सबकॉस्टल, असेंडिंग लंबर, ये भी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है। कोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशंस इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में पढ़ेंगे जब मीडियास्टिनम पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है। राइट साइड पे एजाइगस वेन में क्या क्या आता है, इंटरकॉस्टल वेन्स ड्रेन करती हैं, हेमीजाइगस वेन लेफ्ट साइड से ड्रेन करती है, एक्सेसरी हेमीजाइगस लेफ्ट साइड से ड्रेन करती है, इवन ब्रोंकियल एंड इसोफेजियल। हेमीजाइगस वेन जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया, इट इज ऑन द इंफीरियर साइड, और इसमें क्या क्या ब्रांचेस आती हैं वी हैव डिस्कस्ड। इसी तरह से ये डायग्राम अगर आपने याद रख ली तो न सिर्फ आपको पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स की ड्रेनेज समझ में आ जाएगी राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, बल्कि आपको एजाइगस का कॉन्सेप्ट, हेमीजाइगस का कॉन्सेप्ट और एक्सेसरी हेमीजाइगस का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा। प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम। अच्छा, लिम्फैटिक्स इंटरकॉस्टल स्पेसेस की अगेन हम जिस तरह से आर्टेरियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, वेनस सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसी तरह लिम्फैटिक्स भी एंटीरियर पार्ट का अलग है, ड्रेन करता है, और पोस्टीरियर पार्ट का अलग ड्रेन करता है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस से जो ड्रेनेज है लिम्फैटिक्स की, वो है इनटू द इंटरनल मेमोरी नोड्स व्हिच आर प्रेजेंट अलोंगसाइड द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। सो स्टर्नम के साथ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी होती है, अभी थोड़ी देर में आर्टरी भी पढ़ते हैं। सो दिस इज द स्टर्नम हियर, दिस इज द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, इसके साथ लिम्फ नोड्स होते हैं, और इन लिम्फ नोड्स के ग्रुप को हम नाम देते हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स। तो यहां ड्रेन करती हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेसेस, और फिर फर्दर ऑन वहां से ड्रेन होता है इनटू द ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मीडियास्टिनम पढ़ेंगे, फर्दर ड्रेनेज ऑफ द lymphatic system, but for now you have to remember कि anterior side of the spaces drain into the internal mammary nodes which are present alongside the internal thoracic artery, ठीक है। और जो posterior side of the intercostal spaces हैं, they drain obviously at the posterior and posterior intercostal nodes होती हैं जहां पे ये drain करते हैं, जिसकी efferent जाती हैं from the lower 4 spaces। They unite together to form a very important structure which is called cisterna chyli, and from the upper spaces the efferent of the lymphatics goes to the left bronchomediastinal lymphatic trunk। ये भी आएगा जब mediastinum पढ़ेंगे। इस वक्त इन समरी अगर ब्रीफ करके आपको बताऊं तो बात यह है कि इंटरकॉस्टल स्पेसिस की लिम्फैटिक्स एंटीरियर साइड से जाती हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स, पोस्टीरियर साइड से जाती हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स, लोअर 4 स्पेसिस से जो इफरेंट्स हैं उसके लिम्फ नोड्स मिलके बनाते हैं सिस्टर्ना काइलाई, और जो सुपीरियर इफरेंट है वो ड्रेन करता है अल्टीमेटली इनटू द ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक एंड द ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक ऑन द राइट साइड। देयर आर 2 राइट एंड लेफ्ट। ये फर्दर डिटेल्स आएंगी जब हम मीडियास्टिनम या लिम्फैटिक ड्रेनेज की डिटेल्स पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा टच करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी और उसकी सप्लाई क्या है थोरैसिक वॉल में।
अच्छा जी, अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक वॉल में हमको स्टडी करना है। और एक बात आपको अभी से बता दूं यार, इसकी इंपॉर्टेंस इससे समझो कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ये फ्रॉम द क्लैविकल टू दी एब्डोमेन अम्बलाइकस तक इतने लंबे एरिया को, फ्रॉम द क्लैविकल रीजन डाउन टू द अम्बलाइकस रीजन, ये पूरे एंटीरियर साइड को इसकी ब्लड सप्लाई है। तो अभी मैं थोड़ी देर में जब इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है इट सप्लाइज अ वाइड एरिया। ओके, सो दिस इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी। इसका ओरिजिन क्या है, कहां से स्टार्ट होती है? इट अराइजेस फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन का याद है आपको, मैंने 3 पार्ट्स पढ़ाए थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड। सो इट अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी और फिर ये ट्रैवल करती है डाउन स्टर्नम से लेटरल साइड पे, रफली 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द स्टर्नम का लेटरल बॉर्डर। सो ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम का लेटरल बॉर्डर है, ये 2 सेंटीमीटर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। ये ट्रेवल करती है डाउनवर्ड वर्टिकली और कॉस्टल कार्टिलेजेस के पीछे होती है और 6th कॉस्टल कार्टिलेज में ये डिवाइड हो जाती है अपनी 2 टर्मिनल ब्रांचेस में। सो दिस इज द 6th कॉस्टल इंटरकॉस्टल स्पेस और 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में डिवाइड्स इनटू मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये पूरा रूट है, अराइजेस फ्रॉम सबक्लेवियन एंड एंड्स एट these 2 branches in the 6th intercostal space। और मैं बार बार emphasize कर रहा हूं कि अपनी different branches के through this internal thoracic artery supplies a wide area from the clavicle down to the umbilical region in the abdomen. So it's a big artery. Okay, now beginning, course and termination. Internal thoracic artery arises from the lower border of the first part of the subclavian. Important बात है जो याद होनी चाहिए। It descends medially and then downwards behind the sternal, ये जो मैंने आपको सारी बात यहाँ पे बताई है, costal cartilages के पीछे चलती है, vertically downwards 2 centimeter from the lateral border of the 6th till the 6th intercostal space। sternum के lateral border से 2 सेंटीमीटर lateral और up till the 6th intercostal space, जहां ये डिवाइड हो जाती है अपनी 2 टर्मिनल ब्रांचेस में जो कि हैं superior epigastric and musculophrenic arteries। Okay, so far so good, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। The artery is accompanied by vena communicans। ये मैंने आपको बताया था कि जो anterior part of the intercostal spaces हैं वो ड्रेन करती हैं, वो सारी veins ड्रेन करती हैं via the vena communicans into the internal thoracic vein। Okay, so that is all that we have already discussed। Relations are not too important at this moment। If you want to remember, just go through them कि above क्या relations हैं, below इसके क्या relations हैं, anterior, posterior, but I don't go into the details of relations। Branches are important। I told you कि this is an important arterial structure because it supplies a wide range। देखते हैं कितनी सारी इसकी branches हैं। So the first branch that they have mentioned is the pericardiophrenik that arises in the root of the neck and it supplies pericardium as well as pleura। Okay, so pericardiophrenik, very important, pericardiophrenik। Now the next is mediastinal arteries। Their small irregular branches supply the thymus in front of the pericardium and the fat in the mediastinum। Now 2 anterior intercostal, ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो 2 anterior intercostal arteries हैं they are branches of the internal thoracic artery। Okay, so ये एक important इसकी branch का पूरा setup है। Then there are perforating branches which basically supply the breast। Then there is superior epigastric जो कि terminal branch है and the musculophrenic जो कि भी terminal branch है। They supply the diaphragmatic region, also the abdominal area। So note, this is an important note here, I'm making a star। Note that through its various branches, the internal thoracic artery actually supplies anterior thoracic and abdominal walls from the clavicle to the umbilicus। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट आर्टरी है भाई। इतने बड़े एरिया को फ्रॉम द क्लैविकल टू द umbilicus सप्लाई करती है वाया ऑल दीज ब्रांचेस। ओके, सो रिमेंबर ऑल दीज ब्रांचेस। दिस वाज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, विच इज द थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक जो चेन है उसका पूरा ट्रंक डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। अच्छा जी, अब जो थोरेसिक सिंपैथेटिक सिस्टम है ये पहले तो ये बता दूं आपको कि मैंने आपको जनरल एनाटॉमी में जो नर्वस सिस्टम का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है। ये रहा उस वीडियो का लिंक, इसमें जाकर के देखिएगा पूरा जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और मेकअप है, पर्टिकुलरली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह सिंपैथेटिक ट्रंक एक्ट करता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। यहाँ थोरेसिक वॉल में आपको ये समझना है कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ ये सिंपैथेटिक चेन चल रही होती है। सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ
वर्टिब्रल कॉलम, ये बैक साइड पे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके दोनों साइड पे एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया की पूरी चेन चल रही है। देयरफॉर इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल, इसलिए इसका जिक्र यहां पे हो रहा है। यहां पर्पस आपको पूरा ऑटोनॉमिक सिस्टम पढ़ाना और समझाना नहीं है, बट ये बताना है कि थोरेसिक वॉल में ये सारे गैंग्लिया मौजूद हैं। देयरफॉर यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज पार्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल, ठीक है। अदरवाइज जो पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी डिटेल्स हम ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी में पढ़ते हैं और जनरल एनाटॉमी में मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। बट एनीवेज यहां क्विकली रिकैप करते हैं कि थोरेसिक वॉल में थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक के बारे में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। सो द थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक इज अ गैंग्लियोनेटेड चेन सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। सो जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है, इसके दोनों साइड पे इस तरह की एक चेन मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ गैंग्लिया होते हैं और ये सिंपैथेटिक चेन कहलाती है। अब कितने गैंग्लिया होते हैं? देयर आर टेक्निकली 12 गैंग्लिया कोरेस्पॉन्डिंग टू द 12 थोरेसिक वर्टिब्री। T1 से लेके T12 तक थोरेसिक वर्टिब्री हैं, बिल्कुल इसी तरह 12 गैंग्लिया हैं, ठीक है। सो दैट्स एन इजी थिंग टू रिमेंबर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज T1 and this is T12, so T12 and T1, so T1 के साथ यहां पर एक गैंग्लिया होगा, गैंग्लिया नंबर 1 इस साइड पर भी, और यहां पे नंबर 12 तक ये गैंग्लिया, सो पूरी एक चेन बन जाएगी गैंग्लिया की, ठीक है। सो 12 गैंग्लिया हैं और दे कॉरेस्पॉन्ड टू 12 थोरेसिक नर्व्स। इजी स्टफ टू रिमेंबर। जो पहला थोरेसिक गैंग्लिया है वो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के साथ मिलकर एक बड़ा सा गैंग्लिया बनाता है, विच इज कॉल्ड द स्टिलेट गैंग्लिया या सर्वाइकोथोरेसिक गैंग्लिया। और बाकी जो जितने भी थोरेसिक सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया हैं, दे जनरली लाई एट द लेवल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो इजी थिंग टू रिमेंबर। कोर्स एंड रिलेशन इज नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि ये वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड्स पर है। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम पे बैक साइड पे क्या चीज अटैच हो रही है? सो इफ दिस इज द वर्टिब्री, यहां पे रिब अटैच हो रही थी, रिब का हेड, नेक, उसका एंगल, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। सो हेड के सामने यहां पर वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड पर सिंपैथेटिक गैंग्लिया या सिंपैथेटिक चेन होती है, ठीक है। सो द चेन क्रॉसेस द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब, हेड ऑफ द सेकंड टू, सो नेक, हेड, पोस्टीरियर साइड पे रिब के these ganglia are present, okay। ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक जो पूरा गैंग्लियोनेटेड चेन है उसमें से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। इनको हम दो में यूजुअली डिवाइड करते हैं, लेटरल ब्रांचेस एंड मीडियल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस का मतलब ये है वो ब्रांचेस जो स्पाइनल नर्व के साथ लेटरल बॉडी वॉल को सप्लाई करते हैं। सो ईच गैंग्लिया इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल नर्व बाय 2 rami, the white rami communicans and the gray rami communicans. The gray rami communicans contains the postganglionic fibers and the white rami communicans is the preganglionic fibers, ठीक है। The white ramus is distal to the gray ramus, not extremely important at this moment. The gray rami communicans along with the spinal nerve supply the structures in the skin, blood, पूरी बॉडी वॉल को ये सप्लाई जाती है, ओके। सो दीज आर ऑल द लेटरल ब्रांचेस। एक डायग्राम यहां हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, लेट्स गो टू दैट डायग्राम, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन और इस वक्त उसको रिकॉल करना जरूरी है, काफी ऊपर चली गई है, बट लेट्स गो देयर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट पर्टिकुलर वन, ओके। सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये उसका डॉर्सल हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज द वेंट्रल हॉर्न, और यहां से देयर आर 2 ब्रांचेस जो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, द डॉर्सल एंड द वेंट्रल पार्ट्स, और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी है। ये मिलकर बनाते हैं स्पाइनल नर्व, दैट इज द स्पाइनल नर्व, द मेन ट्रंक, व्हिच इज देन डिवाइडेड इनटू डॉर्सल प्राइमरी रैमस एंड अ वेंट्रल प्राइमरी रैमस, जिसको हम थोरेसिक रीजन में इंटरकॉस्टल नर्व कहते हैं। यहां ये देखिए सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, ये कनेक्ट हो रहा है इस स्पाइनल नर्व के साथ, इस वेंट्रल जो रैमस है, प्राइमरी रैमस या इंटरकॉस्टल नर्व, इसके साथ वाया दीज कम्युनिकेंस देयर इज अ व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस एंड देयर इज अ ग्रे रैमस कम्युनिकेंस। तो यहां से ये फाइबर सेंड आउट करता है सिंपैथेटिक चेन, जो कि जाते हैं पूरी बॉडी वॉल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वाया द स्पाइनल नर्व। ये कहलाती हैं लेटरल ब्रांचेस ऑफ द सिंपैथेटिक चेन। अच्छा, अब जो मीडियल ब्रांचेस हैं सिंपैथेटिक चेन की, they are very interesting because उसमें कुछ आपको प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, कुछ रूल्स याद रखने हैं। Let's see what are those, the medial branches. The medial branches of the upper 5 ganglia, यानी गैंग्लिया नंबर 1 से लेके 5 तक, they send postganglionic fibers
to heart, to great vessels, to lungs, esophagus via different plexus. For example, lungs में जाता है via pulmonary plexus, cardiac plexus के जरिए heart में जाता है, and they send all the post ganglionic fibers. So डायग्राम में यहाँ दिखाया भी है कि शुरू के 5 गैंग्लिया 1 2 3 4 5 they are sending post ganglionic fibers. अच्छा, sympathetic chain में एक important मैंने concept आपको general anatomy में भी समझाया था कि if we look at this diagram for example, so there is a principle कि ये sympathetic chain है पूरी. These are sympathetic ganglia. This is the spinal cord. For example, यहाँ से एक अगर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकल रहा है और वो सेम लेवल पे आके सिनैप्स करता है सिंपैथेटिक चेन में, तो ये वाला फाइबर कहलाएगा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्योंकि गैंग्लियन से पहले है. और यहाँ सिनॉप्सिस के बाद अगला जो फाइबर निकलेगा दिस विल बी कॉल्ड द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. तो एक सिनेरियो ये होता है सिंपैथेटिक सप्लाई का कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया, सिनैप्स किया और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आगे चला गया. दूसरा सिनेरियो ये होता है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया, उसने सिनैप्स नहीं किया, वो अप ट्रेवल करता है कहीं और सिनैप्स करने के लिए या डाउन ट्रेवल करता है कहीं और सिनैप्स करने के लिए, और फिर जहां वो सिनैप्स करता है वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है. और तीसरा एक सिनेरियो ये होता है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकला, सिंपैथेटिक चेन में आया, यहां सिनैप्स नहीं किया और एंड ऑर्गन तक चला गया जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड से फिर एक छोटा सा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकला. तो ये तीन सिनेरियोज होते हैं. सिनैप्स एट द सेम लेवल, प्री गैंग्लियोनिक एंड देन पोस्ट गैंग्लियोनिक. सिनैप्स नॉट एट द सेम लेवल, आइदर इट ट्रैवल्स अप और डाउन, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ट्रैवल्स अप और डाउन, या फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर डज नॉट सिनैप्स एट ऑल इन द सिंपैथेटिक चेन एंड इट गोज डाउन टू द एंड ऑर्गन. ठीक है, ये तीन तरह के सिनेरियोज होते हैं. तो जो पहला हम यहाँ पे केस डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये वाला पर्टिकुलर जो फर्स्ट 5 सिंपैथेटिक गैंग्लिया की बात कर रहा है, यहाँ पे जो फाइबर्स आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं, यहाँ सिनैप्स करेंगे और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे. इसीलिए यहाँ ये वर्ड यूज किया है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर टू हार्ट, लंग, एओर्टा एंड एसोफेगस. ओके, सो ये वो वाला सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 1, जिसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आता है, सिनैप्स करता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है. ठीक है, तो ये ब्रांचेस निकलती हैं, मीडियल ब्रांचेस हैं, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को जाती हैं. देन मिडिल ब्रांचेस फ्रॉम द लोअर 7 गैंग्लिया. शुरू की 5 की स्टोरी भी हो गई. लोअर जो 7 है वो दे आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड दे फॉर्म 3 स्प्लैंकिंग नर्व्स. का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो फाइबर्स हैं ये निकलते जरूर हैं स्पाइनल कॉर्ड से, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया में आते भी हैं लेकिन साइनैप्स नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं एज स्प्लैंकिंग नर्व्स. अब उसमें ग्रेटर स्प्लैंकिंग नर्व्स कहलाती है विच इज फॉर्म बाय द रूट गैंग्लिया नंबर 5 to 9, और ये सप्लाई करती है फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड को. लेसर स्प्लैंकिंग नर्व है जो 10 और 11 गैंग्लिया, और फिर लीस्ट स्प्लैंकिंग है जो 12th गैंग्लिया. ठीक है, और इन सब के अपने अपने कनेक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल लेसर स्प्लैंकिंग नर्व्स जो हैं दे गो टू द सीलियक गैंग्लिया एंड द लीस्ट स्प्लैंकिंग नर्व्स जो है इट गोज टू सम अदर गैंग्लिया, फॉर एग्जांपल टू सप्लाई द डायफ्राम एंड पियर्सिंग द डायफ्राम. ओके, कॉन्सेप्ट ये है, देखो ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है भाई. मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपैथेटिक चेन जो है उसका सारा फंडा ये है कि अगर यहां पर स्पाइनल कॉर्ड से एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया, सो दिस इज अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, वो यहां साइनैप्स के बाद आगे बढ़ गया, तो ये जो बाद में निकला इसको हम नाम देंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक. सो शुरू के जो 5 गैंग्लिया हैं उसमें ये वाला सिनेरियो है कि प्री गैंग्लियोनिक आएगा, साइनैप्स होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक आगे बढ़ेगा. अच्छा, बाद में जो जितने भी आखिर के 7 गैंग्लिया हैं उसकी स्टोरी यह है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया, साइनैप्स नहीं किया, आगे निकल गया, साइनैप्स नहीं किया, आगे निकल गया. तो चूंकि साइनैप्स नहीं किया और आगे निकल गया, तो ये वाली जो नर्व में फाइबर्स हैं मुझे बताओ ये प्री गैंग्लियोनिक होंगे या पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे? भाई ये प्री गैंग्लियोनिक ही होंगे ना यार, क्योंकि साइनैप्स तो हुआ ही नहीं. पोस्ट गैंग्लियोनिक तब बनेगा जब सिनैप्स हो जाएगा. जैसे यहाँ पे सिनैप्स हो गया, नया न्यूरॉन निकल गया, तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहलाएगा या पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा. यहां पर तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आया, वो फाइबर्स आए, बगैर साइनैप्स के आगे बढ़ गए. ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं स्प्लैंकिंग नर्व्स, स्प्लैंकिंग नर्व्स. ठीक है, तो 6, 7, 8 और 9 जो है वो बनाते हैं ग्रेटर स्प्लैंकिंग नर्व, गोज टुवर्ड्स द एड्रिनल. 10 और 11 मिलकर बनाते हैं लेसर, इट गोज टू द सीलियक गैंग्लियन, एंड 12th इज द लीस्ट स्प्लैंकिंग नर्व्स. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्प्लैंकिंग नर्व्स क्या चीज है. प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये सारा सिंपैथेटिक चेन चल रही होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर. ठीक है,
नाउ क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कार्डियक पेन इज एन इस्कीमिक पेन. ऑब्वियसली वी नो दैट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो एंजाइना होता है इट्स बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. एक्सॉन्स ऑफ द पेन फाइबर्स कन्वेड बाय द सेंसरी सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व्स रीच द thoracic 1 to 5 segments of the spinal cord through the dorsal root ganglia because cardiac supply है via the cardiac plexus from ganglia number 1 to ganglia number 5. So that's an important pearl that you have to remember. Okay, that looks like a very complicated diagram. ये हम पढ़ेंगे जब autonomic nervous system पढ़ेंगे यार, टेंशन ना लो इसके बारे में अभी, ठीक है. So that is basically all about the thoracic wall. एक clinical case दिया हुआ, इसको भी चलते चलते quickly discuss कर ही लेते हैं. One student is climbing the stairs at a fast pace as he is late for the examination and the lift got out of order. His heart is beating very fast and against the chest wall obviously. He has dryness of mouth and sweating of palm. What is the reason for rapid heart rate, tachycardia? What is the effect of the sympathetics on the skin? तो ये basically इन्होंने सवाल chest wall से नहीं बल्कि sympathetic system से कर लिया. But anyways, since he इसका solution क्या है? Since he is late for examination, the sympathetic nervous system is overactive. Fight and flight situation. आपको जब कभी कोई हरी होती है, जब कभी कोई जल्दी होती है, पीछे कोई गली का कुत्ता लग जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, चोर पीछे लगे हो, आपको भागना हो, इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, यानी भागो जान बचाओ. तो ऐसे में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. उसका पर्पस ये होता है कि जल्दी जल्दी हार्ट बीट करे, पूरी बॉडी के मसल्स को जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो और आपको भागने में आसानी हो. सो दिस इज ऑल फॉर अ पर्पस, इसीलिए इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है. तो इस वजह से उसका हार्ट तेजी से बीट कर रहा है. नाउ सिंपैथेटिक हैज थ्री फोल्ड इफेक्ट ऑन द स्किन, दैट इज vasomotor, pilomotor and sudomotor. Sweat secretion is markedly increased, including the pale skin and standing hair. इस सब का पर्पस ये होता है स्किन पेल करने का, ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है स्किन की तरफ, सारा ब्लड डाइवर्ट किया जाता है मसल्स की तरफ ताकि आप इजीली भाग सकें, ठीक है. सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ड्राइनेस ऑफ माउथ. रीजन अगेन वही है कि ये माउथ का वेट होना और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मसल्स को सप्लाई होना ज्यादा जरूरी है. तो सिंपैथेटिक सिस्टम का पर्पस होता है बाकी इधर उधर की चीजें शट डाउन करके, सिक्रीशन कम करके ग्लैंड्स की, और स्किन पेल हो जाती है, ये सब चीजें करके इंक्रीज की जाए ब्लड सप्लाई ऑफ द मसल्स ताकि बंदे को भागने में आसानी हो इमरजेंसी सिचुएशन में. ओके, सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट द थोरेसिक वॉल. इट वाज अ हेक्टिक चैप्टर, काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है बट बहरहाल इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार. तो वीडियो को इसको गौर से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. आपसे मुलाकात करता हूं अगली वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.